मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज पावर शेयरिंग। ठीक है, तो हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वी हैव कंप्लीटेड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था, और अब हम लोग कूदा मार रहे हैं सिविक्स पे। तो मेक श्योर दैट यू वॉच टुडे सेशन टिल द एंड, क्योंकि आज जो है ना हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। और यूजुअली मैंने आपको बताया था जब हमने सैंपल पेपर एनालिसिस किया था कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सिविक्स और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन वाले क्वेश्चंस इन सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी गोना डू एंड आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। मेक श्योर दैट यू गिव अ वीडियो थम्स अप अगर अभी तक नहीं दिया है तो। do not forget to share this video with one friend। एक सहेली, एक दोस्त को ढूंढ के ले आओ और उसके साथ शेयर कर लो। बोलो यार दोस्त, ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि क्लास 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए हर इंसान के मुंह पे इस देश में। काश ऐसा ही हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु 9th and 10th, क्योंकि इस चैनल पे हम लाने वाले हैं आपके लिए कुछ अमेजिंग कंटेंट, नॉट जस्ट एकेडमिक बट मोटिवेशनल, एंड सून कुछ नया भी आने वाला है। उसकी announcement होने वाली है, something brand new for the very first time on this channel is going to come up। and वो क्या है, अगर वो जानना है, do not forget to be subscribed to the channel। घंटी वाला बटन दबा देना so that you get the notification of all the new videos। now let us start with the concept of power sharing। but शुरू करने से पहले let us understand what is power sharing। ठीक है, इस पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं एक्चुअली आई वांटेड अ प्लेन स्लाइड, देखती हूँ अगर मैं कर पाऊँ। जस्ट अ सेकंड गाइस। आ गया हमारा ब्लैंक स्लाइड आ गया। तो चलो इस ब्लैंक स्लाइड पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं पावर शेयरिंग का। ठीक है, बेयर विद मी, मतलब थोड़ा सा सह लो जो मैं कर रही हूँ, और आई प्रॉमिस यू आपको चैप्टर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट अस से दैट देयर इज अ क्लासरूम, क्लास 9B। जल्दी से यो दे दो कौन कौन रियली में 9B में था, क्योंकि मैं 9B में थी। ठीक है, नहीं लेट्स डू 10B। मैं भूल गया, आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। 10B, मैं हमेशा से B सेक्शन में ही रही हूँ बचपन से, एक्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड जब मैं L सेक्शन में आ गई थी। एंड फिर सब लोग चिढ़ाते थे, L फॉर लूजर, यू आर अ लूजर। ओह गॉड। Anyways, let's come to class 10B, right? 10B में let us say there is a teacher, और वो टीचर है फीमेल। That teacher is female. That teacher is हिंदी स्पीकिंग। वो क्या है? हिंदी स्पीकिंग टीचर है। अब क्लास में जो है 80% बच्चे जो है वो है गर्ल्स, वो फीमेल है और वो हिंदी स्पीकिंग है। ठीक है, और 20% जो बच्चे हैं they are boys and they are Tamil speaking। डिवाइड कर दिया हमने इस तरीके से क्लास को। अब ये जो टीचर है, आपको पता है कि टीचर्स को होना चाहिए बिल्कुल इम्पार्शियल। टीचर्स एक ऐसी जो टीचर होती है, जो अच्छी टीचर होती है, वो किसी एक स्टूडेंट की तरफ या एक ग्रुप की तरफ पार्शियलिटी नहीं दिखाती। बट लेट अस से कि ये वाली जो टीचर है ये पार्शियलिटी दिखाती है टुवर्ड्स दिस 80% मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, जो लड़कियां है जो उन्हीं की तरह हिंदी बोलती है। तो फॉर एग्जाम्पल वो पहला एक लॉ निकालेंगी कि क्लास में सिर्फ हिंदी बोलना ही अलाउड होगा। वो दूसरा एक लॉ निकालेगी कि देखो सिर्फ लड़कियां हैं जो स्कूल ट्रिप में जाएंगी, लड़कों को घर इसी स्कूल में रह के झाड़ू पोछा लगाना होगा, है ना। अब एक पॉइंट के बाद आप लोग लेट अस से 20% लड़कों में से हो जो तमिल बोलते हैं, आपको क्या लगने लगेगा? मजा तो नहीं आएगा ऐसे सिचुएशन में? आप कहोगे तो नहीं, और ये तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, मुझे यही किसी क्लास का लड़का बनना है। हो सकता है आपको लगे कि भाई इतनी लड़कियां हैं तो हम इसी क्लास में जाना चाहते हैं, बट ये सब सिचुएशन के बाद शायद आपको अच्छा ना लगे, राइट। तो आपको लगने लगेगा कि आप एक एलियन हो।
एलियन मतलब इस क्लास के नहीं हो। आप कहोगे यार हम भी तो इस क्लास के हैं, हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या हम कोई एलियन है, क्या हम किसी और प्लैनेट से हैं? तो यू विल स्टार्ट फीलिंग एलियनेटेड, है ना। यू विल स्टार्ट मे बी फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड सेइंग कि यार नहीं हमें भी तमिल बोलने दो, नहीं नहीं हमें भी स्कूल ट्रिप पे जाने दो, है ना। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? इस सिचुएशन को बोला जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म। क्या बोला जाता है? मेजॉरिटेरियनिज्म। क्या होता है मेजॉरिटेरियनिज्म? जब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, लड़कियां जो हिंदी बोलती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, उन्हें लगने लगता है कि क्योंकि हम मेजॉरिटी में है, हम जो है बहुत बड़ी संख्या में है, तो सिर्फ हमारी बात मानी जानी चाहिए और हमारे रूल्स और लॉज फॉलो होने चाहिए क्लासरूम में। अब यू अंडरस्टूड वन कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए तो एक ऑल्टरनेटिव दो कि कैसा होना चाहिए। तो लेट अस टेक अनदर सेक्शन 10L, because L might be for losers, but L right now is a teacher not earning that much. Anyways, 10L पे आते हैं। तो 10L में जो है यही है फीमेल टीचर, यही हिंदी बोलती है, सेम कॉम्पोजिशन है, 80% गर्ल्स जो हिंदी बोलते हैं, 20% बॉयज जो तमिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है टीचर जो है दोनों ग्रुप से पूछती है कि क्या उन्हें पौंडीचेरी जाना है या गोवा जाना है। दोनों के ओपिनियन को लेकर अपना डिसीजन लेती है। दो वहां पर जो बोथ तमिल एंड हिंदी स्पोकन इन क्लास, ऐसे अमेजिंग क्लास में कौन नहीं जाना चाहता, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब समझौता करके एक तरीके का कंसेंसस कि हाँ भाई सब लोग खुश है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? अब यहां पर क्या हो रहा है, पावर को शेयर नहीं किया जा रहा। जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जो लड़कियां है, जो हिंदी बोलती है, उसने जो पावर है, पावर मतलब डिसीजन लेने की जो शक्ति है, डिसीजन लेने का जो एक पावर है वो अपने हाथ में ले रखा है। तो पावर इज नॉट बीइंग शेयर्ड विद द माइनॉरिटी। बेचारे लड़के झाड़ू पोछा लगा रहे हैं स्कूल के, पर यहां पर पावर को शेयर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस जस्ट बिकॉज दिस कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी, लड़कियां मेजॉरिटी में वो अपना पूरा रूप दिखा रही है, नहीं, पावर को इक्वली शेयर किया जा रहा है दोनों कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस यही चैप्टर है। अब चैप्टर आगे ना भी पढ़ो तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो पावर शेयरिंग इज नथिंग बट जब पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज इन अ सोसाइटी, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्टेट जैसे नेशनल, स्टेट, लोकल, इसको हम लोग बोलते हैं पावर को शेयर करना। कोई अभिषेक सर को समझाए पावर शेयरिंग क्या होती है? अपने हाथ में सारी पावर ले रखी है। मैंने इतना ही बोला था कि सर एक दिन छुट्टी दे दो, नहीं आपको क्लास लेनी पड़ेगी। पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू द स्टेट, थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम। आपको कि हम बेल्जियम क्या है, चॉकलेट जैसा नाम लग रहा है, तो भैया बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कंट्री, दिस इज बेल्जियम, राइट। बेल्जियम इज वेरी स्मॉल। जितना हमारा हरियाणा है ना इंडिया का, उतना बड़ा तो ये देश है। और उसकी पॉपुलेशन, उस हाफ ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा की जनसंख्या से आधी है बेल्जियम की जनसंख्या। इतने छोटे कंट्री में भी पावर शेयरिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। तो बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर्स है लक्समबर्ग, फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मनी, राइट। दीज आर देयर कितने फैंसी नेबर्स है ना। हमारे नेबर है मतलब पाकिस्तान, चाइना। मन भी करे कि चलो थोड़ा टहल के आए अपने नेबर्स के पास। एनीवेज, मतलब यहाँ के लोग कहेंगे चलो जर्मनी घूम के आते हैं, नीदरलैंड घूम के आते हैं, तो ऐसे भी देश है। तो एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द लेक्चर। तो गाइस बेल्जियम को देखें। अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, इस पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, कंफ्यूज मत हो ना, साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो येलो पार्ट है यहाँ पर साफ साफ लिखा है दैट इट इज डच स्पीकिंग। मतलब बेल्जियम में ये जो है 59% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डच स्पीकिंग है। मतलब डच एक लैंग्वेज है ना। डच क्या है? इज इट एन आइसक्रीम? नो,
वहाँ के आइसक्रीम, चॉकलेट सब नाम इसी तरीके के नाम है वहाँ पर। सो 59% ऑफ द पॉपुलेशन इज डच स्पीकिंग और वो इस फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। 40% जो आपको ये लाल वाले एरिया में दिख रहे हैं, ये 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये फ्रेंच स्पीकिंग है, जो यहाँ रहते हैं रेड वाले एरिया में, वेलोनिया में। और सिर्फ 1% बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी में जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, बेल्जियम में मेजॉरिटी पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है। अब आपको लगेगा कि किसी भी देश में काफी बड़ी टेंडेंसी होती है, किसी भी क्लासरूम में, किसी भी ग्रुप में, कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के ऊपर अपना हक जमाए। यहाँ पर भी आपको लगेगा कि क्योंकि मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग है तो वो फ्रेंच स्पीकिंग के ऊपर अपना हक जमाएंगे, मेजॉरिटी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आता है कहानी में तड़का या कहानी में ट्विस्ट। वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ ब्रसेल्स। बेल्जियम की बात करें, जो बेल्जियम देश की बात करें अगर हम, तो मेजॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग पीपल, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ब्रसेल्स की बात करें, विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो 80% स्पीक फ्रेंच, मतलब मेजॉरिटी में, कैपिटल ऑफ बेल्जियम में फ्रेंच जो है, फ्रेंच पीपल वो मेजॉरिटी में है। नाउ दैट इज नॉट इट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी में और तड़का लगता है। मतलब ये कि भाई लहसुन का तड़का भी लगा देते हैं। कहानी ये है कि जो फ्रेंच पीपल है ये ज्यादा एजुकेटेड है, हिस्टोरिकली इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करता था। अगर आपको हिस्ट्री याद है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो नोबिलिटी है, जो एरिस्टोक्रेट्स है, जो रिच क्लास है, उनको फ्रेंच आती है ना। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, हिस्टोरिकली इनके पास लैंड हुआ करता था, बहुत पैसे वाले हैं, काफ़ी आगे है एजुकेशन में, एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग पीपल हु आर ए लिटिल पुअरर सेक्शंस ऑफ द कंट्री, इतने एजुकेटेड नहीं है जितने फ्रेंच है। तो आप समझ रहे हो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन लग रहा है। मेजॉरिटी अलग अलग है कैपिटल में, देश में, जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है, काफी ज्यादा रिच है एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग। तो जब बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद धीरे धीरे दोनों कम्युनिटीज में तनाव पैदा होने लगे, टेंशन स्टार्टेड टू इमर्ज कि कौन सी लैंग्वेज बोली जानी चाहिए, किसकी बात सुनी जानी चाहिए, हु शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसी बातों में तनाव होने लगा। अब आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि इन सब डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है। इन सब डिफरेंसेस को बोला जाता है एथनिक डिफरेंसेस या एथनिक कॉम्पोजिशन। ये जो आप समझ रहे हो, जैसे इंडिया में काफी ज्यादा एथनिसिटीज है, हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस है, इसको हम बोलते हैं एथनिक। एथनिक होता है कि हमारे कल्चर के हिसाब से हम कौन कौन सी एथनिसिटी में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कौन से रिलीजन के बिलोंग करते हो, या कौन से लैंग्वेज के बिलोंग करते हो, या कौन सी एरिया के बिलोंग करते हो, किस टाइप की ड्रेसेस पहनते हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो। ऑल ऑफ दिस डिफाइंस आर एथनिसिटी, राइट। ऑलराइट, चलो आई होप आपको समझ आ गया है ना। तो आपको पता चल गया कि जो पॉपुलेशन है फ्रेंच स्पीकिंग पावरफुल और रिच थे एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग, इससे तनाव जो है काफी ज्यादा पैदा होने लगे। अब आपको बेल्जियम का सिचुएशन समझ आ गया। आप कहोगे यार बेल्जियम में तो पटाखा फूटने वाला है, ठीक है, मतलब याद रखना उसको। अब हम आते हैं श्रीलंका पे। क्यों ले रहे हैं हम श्रीलंका का एग्जाम्पल, क्योंकि श्रीलंका बेल्जियम की तरह ही सिमिलर साइज का है, वेरी सिमिलर साइज। श्रीलंका में भी काफी ज्यादा एथनिक डिफरेंसेस है। उससे पहले समझते हैं श्रीलंका है कहाँ, इंडिया का नेबर ही है, सी नेबर है श्रीलंका, जहाँ पर रावण थे, उन्होंने सीता को, मतलब वो कहानी भी है ना। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल द सेम एज हरियाणा, और काफी अलग टाइप की पॉपुलेशन है श्रीलंका में। समझते हैं उसका एथनिक कॉम्पोजिशन। तो वहां पर मेजॉरिटी जो है सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, मेजॉरिटी आर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, और जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो है 18%। डू यू हैव टू रिमेंबर दीज नंबर्स? यस, अभी से याद करना शुरू करोगे तो अच्छा है, नहीं तो बाद में मुझे ये बोलना पड़ेगा छोड़ो याद नहीं होगा अब, है ना। तो अभी से स्टार्ट रिमेंबरिंग। तमिल स्पीकिंग में इतना याद रखो 18% बस। तमिल स्पीकिंग में 2 तरीके के तमिल्स हुआ करते थे, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन है, तो इंडिया से जो श्रीलंका गए थे वहां पर प्लांटेशन में काम करने के लिए उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स, ठीक है। सो दिस इज द एथनिक कॉम्पोजिशन।
तो यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। अब एक और तड़का लगता है इस कहानी में, क्योंकि कोई भी देश में कोई मतलब एक होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में इंसान है, ये रिलीजन भी आ जाता है, लैंग्वेज भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं, हेयर स्टाइल भी आ जाता है ना, इरिटेट करने के लिए। बट एनीवेज, जो मेजॉरिटी है सिन्हाली स्पीकिंग पीपल है, राइट, ऑलमोस्ट 74% ऑफ द पॉपुलेशन मोस्टली बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं। दे फॉलो द बुद्धिस्ट रिलीजन। जो तमिल है, श्रीलंकन तमिल्स या इंडियन तमिल्स, या तो हिंदू है या मुस्लिम है। बाकी जो है कुछ 7% जो है वो क्रिश्चियन है। ठीक है, तो मेजॉरिटी, अगर आप देखो इसमें मेजॉरिटी ग्रुप कौन है? मेजॉरिटी है सिन्हाली स्पीकिंग और बुद्धिज्म फॉलो करने वाला जो ग्रुप है वो मेजॉरिटी में है। क्लियर? अब जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलता है 1948 में, तो यहां पर भी यही हुआ कि जो सिन्हालीज थे वो मेजॉरिटी में थे, है ना, जो सिन्हालीज कम्युनिटी में थे, जो बुद्धिज्म फॉलो करते थे वो मेजॉरिटी में थे। तो श्रीलंका में क्या हुआ? मेजॉरिटेरियनिज्म होना शुरू हो गया, जहां सिन्हालीज ने बोलना शुरू किया क्योंकि हम मेजॉरिटी में है तो हमारी बात मानी जाएगी, हमारे लॉज फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेजॉरिटेरियनिज्म, अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी community will be able to rule a country disregarding the wishes of the minority। बहुत बार होता है ना, छोटा भाई बहन आता है और कहता है कि भैया भैया मुझे क्रिकेट खेलना है, नहीं लगे भाड़ में जाओ, है ना, मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानी जाएगी, हम लोग तो खो खो खेलेंगे। ठीक है, तो दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, मेजॉरिटी, ज्यादा संख्या के लोग जो है बिलीव करने लगते हैं कि हम माइनॉरिटी के ऊपर अपना हक जमा सकते हैं। अब जो सिन्हालीज बुद्धिस्ट स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने एक एक्ट निकाला इन 1956, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमारे जो श्रीलंका में है वहां पर सिन्हालीज लैंग्वेज विल नाउ बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि तमिल की जो लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड कर दी जाएगी, उसको हम नहीं मानेंगे, सिन्हालीज लैंग्वेज सबको सीखनी और बोलनी पड़ेगी। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब्स है वहां पर सिन्हालीज को जो है प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा। तीसरा, उन्होंने बोला कि स्टेट जो है बुद्धिज्म को सपोर्ट करेगा। जैसे इंडिया में सेक्युलर कंट्री है ना, हम लोग किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वहां उन्होंने बोला कि हम बुद्धिज्म रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। राइट ना, ऑब्वियसली जब ये सब हुआ तो जो तमिल, इंडियन तमिल से जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, वो जैसे दिवाली तो मनाएंगे नहीं और मजे आ गए, है ना, वो तो काफी सैड हो गए। उनको लगने लग गया कि यार हम भी तो इस देश के सिटीजन्स है, क्या हमारी वॉइस, हमारी आवाज, हम जो बोल रहे हैं क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो उन्होंने फील करने लग गए एज अ एलियन इन देयर ओन कंट्री, मतलब एलियनेटेड। समझ गया कहानी यहां तक, राइट। दे फेल्ट कि भैया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी श्रीलंका में ऐसी नहीं है जो उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर की तरफ सेंसिटिव हो, जो उनकी भावनाओं को समझे, राइट। उन्होंने बोला कि हमको भी अच्छी जॉब्स चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे रिलीजन और हमारे लैंग्वेज को स्टेट जो है, सरकार जो है प्रमोट करे। तो ऑब्वियसली दिस वाज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बिल्कुल ही सही एक ना जमीन आ गई थी जिसमें जो है ये दो ग्रुप जो है आपस के सिर फोड़ सकते थे। एंड वही हुआ तमिलनाडु में, राइट। अब तमिलनाडु में एक ऐसी, तमिलनाडु क्यों बोल रही हूँ, श्रीलंका में एक, डिड आई से तमिलनाडु प्रीवियसली, गाइस श्रीलंका, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु के जो तमिल्स थे वो भी काफी इन्वॉल्व थे इस पूरे सिविल वॉर में, तो इसलिए मेरा दिमाग बार बार तमिलनाडु पे जा रहा है। बट एनीवेज, जो श्रीलंका के तमिल्स थे उन्होंने जो है बोला कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बोला कि देखो हमारी कुछ डिमांड्स है, हम चाहते हैं कि तमिल को एक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरा, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हमें तो इस कंट्री का रहना ही नहीं है, क्योंकि इस कंट्री में, इस देश में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो देश के दो हिस्से हो जाए और एक हिस्से में तमिल्स रहे, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं वो तमिल्स रहे और क्रिश्चियंस है, और हम लोग जो है अपने आप को खुद रूल करें, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू रूल, है ना। तो रीजनल ऑटोनॉमी मांगने लग गए, वो बोलने लग गए कि हमको जो है समान इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए इन एजुकेशन, इन जॉब्स, राइट। बट बार बार जो सिन्हाली से वो इनके ये डिमांड्स जो है डिनाई करते थे, ऑब्वियसली, है ना। मतलब आप कितना भी बोलो पापा गोवा जाने दो, पापा कहेंगे नहीं बेटा,
वैसे यहाँ पर कितना तमिल्स बोले कि प्लीज हमारी डिमांड्स पूरा करो, सिन्हालीज ने बोला नहीं बेटा, है ना। एंड दैट इज व्हेन द डिस्ट्रस्ट, द एंगर ऑफ द टू कम्युनिटीज टुवर्ड्स ईच अदर लेड टू द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है पहले ये समझते हैं। सिविल वॉर होता है कि जब देश के अंदर ही जो कम्युनिटी, जो दो समुदाय में इतनी ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा हेट्रेड बढ़ जाता है कि वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं। एक वॉर टाइप सिचुएशन देश के अंदर ही हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। जैसे एक होता है वॉर इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, देश और देश के बीच में, पर देश के अंदर ही जब दो जो समुदाय हैं, ग्रुप से वो लड़ने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। और सिविल वॉर हो गई श्रीलंका में, ठीक है। अब बाय द 1980s जो है सिविल वॉर में एक ग्रुप एस्टैब्लिश होने लगा कॉल्ड LTTE, जो एक मिलिटेंट ग्रुप था। मिलिटेंट ग्रुप मतलब वो एक तरीके का टेररिस्ट ग्रुप था। टेररिस्ट मतलब जो जैसे अभी जो है वेपन्स आर ओनली अलाउड, मतलब ओनली पुलिस एंड आर्मी कैन कैरी वेपन्स, पर अगर आज मैं और मेरा जो पूरा ग्रुप है वो वेपन्स कैरी करने लग जाए तो हम मिलिटेंट कहलाएंगे, है ना। वी आर नॉट लीगली अलाउड टू कैरी वेपन्स, राइट। तो ऐसे मिलिटेंट ग्रुप पैदा हो गया LTTE, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, जिन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया फॉर अ तमिल ईलम। तमिल ईलम मतलब अलग तमिल स्टेट, तमिल इंडियंस, तमिल श्रीलंकन तमिल्स के लिए, है ना। तो गाइज ये जो सिविल वॉर है काफी 10 साल चला श्रीलंका में और काफी तहस नहस हुई, काफी वायलेंस हुआ, राइट। नाउ व्हाट इज LTTE? LTTE 1 मार्कर की तरह आता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जहां पर उन्होंने दे वर फाइटिंग फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स। उन्होंने बोला कि क्योंकि इस देश में हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही, हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, है ना, तो इसीलिए उन लोगों ने वेपन्स उठाए, दे स्टार्टेड किलिंग सिन्हालीज पीपल, सिन्हालीज पॉलिटिकल लीडर्स इन ऑर्डर टू गेट व्हाट दे वांट। तो श्रीलंका में जब प्रॉब्लम हुई मेजॉरिटेरियनिज्म की, श्रीलंका में जब दो समुदायों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उन्होंने उसे कैसे सॉल्व किया? मेजॉरिटेरियनिज्म से। उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो इसीलिए सिविल वॉर हुआ। बट बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम टुक अनदर रूट। बेल्जियम टुक अ रूट कॉल्ड एकोमोडेशन, है ना। पहला वाला एग्जाम्पल याद करो जो मैंने चैप्टर का शुरू में आपको एग्जाम्पल बताया था। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि क्योंकि पहले से ही एक रियलाइजेशन हो गई थी कि यार ये जो डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, इनमें लड़ाई हो सकती है, तो बेल्जियम के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, जिससे वहां के लोग जो है शांति से रह पाए। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। क्या एलिमेंट्स थे नए मॉडल के? इसको ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में मोदी जी उनके हेड है, वैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा बेल्जियम में, वहां पर जो सरकार होगी उसमें इक्वल मिनिस्टर्स होंगे ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, इक्वल होंगे, ठीक है। वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट मतलब जो रीजनल गवर्नमेंट होगा, जो लोकल गवर्नमेंट होगा, जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट होगा, वहां भी इक्वल मेंबर्स होंगे फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, ठीक है। तो उससे सब खुश कि भैया ठीक है भाई, सेंटर में फ्रेंच लैंग्वेज वाले मेजॉरिटी में है, लेकिन उनको पावर शेयर करनी पड़ रही है विद डच स्पीकिंग पीपल, और पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, लेकिन उनको पावर शेयर करनी पड़ रही है विद फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, राइट। दूसरा चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया इज दैट ये जो स्टेट गवर्नमेंट आएंगे, जो रीजनल गवर्नमेंट आएगी, सरकार आएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चेला नहीं होगी, सबऑर्डिनेट नहीं होगी। दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर शेयर करेगी विद द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी ऐसा होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारी ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर्स जो है मोदी जी के अंडर आते हैं, नहीं, उनकी अपनी सरकार चल रही है स्टेट में। वैसे ही बेल्जियम में भी डिसाइड हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा दे विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? ऑलराइट। हाँ, फिर तीसरा तरीके का सरकार आया, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक नई चीज है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? एक ऐसी सरकार जहां पर फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकिंग का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब लेट्स से 4 डच, 4 फ्रेंच और 4 जर्मन स्पीकिंग के लोग होंगे, एंड वो डिस्कस करेंगे मैटर्स ऑफ लैंग्वेज
ऑफ एजुकेशन, ऑफ कल्चर, जो ग्रुप रिलेटेड बातें हैं, कल्चर रिलेटेड बातें, लैंग्वेज रिलेटेड बातें, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में डिस्कस होगी। वहां पर जो है हर, जैसे 4 फ्रेंच मिनिस्टर्स को या फ्रेंच जो है मिनिस्टर्स को इलेक्ट करना है, तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल विल इलेक्ट दोज 4 फ्रेंच मिनिस्टर्स, डच स्पीकिंग पीपल विल इलेक्ट देयर 4 डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, जर्मन स्पीकिंग पीपल विल इलेक्ट देयर 4 जर्मन स्पीकिंग मिनिस्टर्स, और वो जो मिनिस्टर्स है वो डिसाइड करेंगे ऑन इश्यूज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर वगैरह वगैरह। अब आप कहोगे कि यार ये पूरा चीज कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, बट गाइज ये चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इस कॉम्प्लिकेटेड मॉडल के वजह से, क्योंकि सारे जो ग्रुप्स है उसको रिस्पेक्ट दी गई, उसको इक्वालिटी दी गई, क्योंकि इसीलिए बिकॉज ऑल ऑफ द ग्रुप्स वर गिवन दैट रिस्पेक्ट, इसीलिए बेल्जियम हैज बीन सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग सिविल स्ट्राइफ। दैट इज वाई बेल्जियम में अब जो है इंटरनली जंग नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, है ना, एंड दे वर एबल टू लिव देयर लाइफ पीसफुली, राइट। इतना ज्यादा कि जब सारे यूरोपियन कंट्री साथ में आए यूरोपियन यूनियन बनाने, तो उन्होंने ब्रसेल्स, विच वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, उसको अपना हेडक्वार्टर्स माना। कहानी समझ गए? तो कहानी क्या है? कहानी ये है, ये जो श्रीलंका है ये क्लास 8B है, जहां पर मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया गया, जहां पर लीडर ने मेजॉरिटी के लिए लॉज निकाले, पॉलिसीज निकाले, जहां पर उन्होंने माइनॉरिटी समुदाय, जो कम जनसंख्या वाली समुदाय थी, जो आपके श्रीलंका जो तमिल्स थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वाले तमिल्स थे, उनको उनके विशेष को कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया, उसको अलग किया, एज कंपेयर टू बेल्जियम विच इज 10L, 8th स्टैंडर्ड क्यों लिख रही हूँ, 10L वाली क्लास, लूजर वाली क्लास, जो लूजर नहीं निकली है ना, 10L वाली क्लास में जो लीडर्स है उन्होंने सारी कम्युनिटीज का रिस्पेक्ट किया, एंड वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग पे है, जहां पर तीनों समुदायों के बीच में जो है पावर को अच्छी तरीके से शेयर किया गया, राइट। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड कि पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इस एग्जाम्पल से हमें समझ आया, क्योंकि अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो श्रीलंका की तरह सिविल वॉर में घुस जाएंगे। कितना आसान था, है ना, शुरू में ही मैंने पढ़ा दिया था, शुरू के 5 मिनट में, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीबीएसई मुझसे बुक लिखवाती अपनी, राइट। अब हम 2 पार्ट्स में वी आर लेफ्ट विद, बाय इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, है ना, इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो हम वो पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली रीजन क्या है एंड किस तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु, और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइज, वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ क्लास 10 सिविक्स। पावर शेयरिंग का सेकंड सेशन आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर का स्वाहा करेंगे, हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है आपका सिविक्स का। पहले मैं आपको बताती थी कितने मार्क्स का चैप्टर होगा, बट अब सीबीएसई ने वापस से फॉर्मेट चेंज कर दिया है। 20 मार्क्स का सिविक्स है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें अच्छी तरीके से करना है। चलो शुरू करते हैं with the chapter पावर शेयरिंग। तो गाइज वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर इन L1, जहां पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके समझा था कि पावर शेयरिंग होती क्या है। अब कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने, मैं कमेंट सेक्शन हमेशा आपका पढ़ती हूँ, तो एक बच्चे ने लिखा, पूछा था कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग। तो बच्चों, डेमोक्रेसी तो एक सरकार का तरीका, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जो लोग हैं वो जो है अपने लीडर्स को चूज करते हैं। अब जब हम अपने लीडर्स को चूज कर रहे हैं, वो पावर सिटीजन्स को दी गई है, फिर हम वो पावर जो है लीडर्स को देते हैं कि वो हमारे लिए डिसीजंस ले। इसको पावर शेयरिंग इज इनहेरेंट इन डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बड़ा सर्कल है डेमोक्रेसी का, पावर शेयरिंग उसका एक पार्ट है। समझ लो कि क्या होता है कि जैसे डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है कि जो सरकार है जिसको हम चूज कर रहे हैं वो अपने हाथ में सारी पावर रखे, लेकिन पावर शेयरिंग होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी पावर दे, लोकल गवर्नमेंट को भी थोड़ी पावर दे, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग कैन बी अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए, है ना। डेमोक्रेसी पूरा इंसान है, तो पावर शेयरिंग नाक है ना, एक पार्ट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। चलो अब
ऑब्वियसली पिछले सेशन के बाद हम ये तो समझ गए कि क्योंकि बेल्जियम ने एक पावर शेयरिंग मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि उन्होंने जो है सारी जो कम्युनिटीज़ थी देश में उनको एकोमोडेट करके आगे बढ़ने का फैसला लिया, उनसे लड़ाई नहीं की, मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं किया श्रीलंका की तरह। समझ नहीं आ रहा तो वो सेशन देख लेना। तो पावर शेयरिंग एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, right? But why is power sharing desirable? Now power sharing is good because it reduces conflict between social groups. हम फैक्चुअली बोल सकते हैं थ्रू प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, थ्रू प्रॉपर डेटा हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स में जो है लड़ाइयाँ हो सकती है। श्रीलंका में है ना, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ। श्रीलंका में जो एक सिन्हालीज ग्रुप था उन्होंने बोला कि हम मेजॉरिटी में, हमारी बात चलेगी, है ना, तो वहाँ पावर शेयरिंग नहीं हुई तो सिविल वॉर हो गया। तो जब आप पावर शेयर करते हो, जब आप सबको बोलते हो कि भाई सबकी सुनी जाएगी और तब डिसीजन लिया जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज power sharing is a good way to ensure the stability of a political order. तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है जिससे पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी रहे। मतलब कि अगर लेटर से कि आज आपके स्कूल में प्रिंसिपल ना हिटलर है, वही सारे डिसीजंस ले रही है और बहुत ज़्यादा बुरे बुरे लॉज बना रही है कि बच्चों को इतनी लंबी स्कर्ट पहननी पड़ेगी, एक दिन भी लेट आया तो 10 बार उसको जो है मारा जाएगा, लैशेस दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे बच्चे जो है रिवोल्ट करेंगे, खुश नहीं रहेंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे। वैसे आप सोचो देश के बारे में, अगर पावर शेयर नहीं की जाएगी, एक ही इंसान सबके लिए डिसीजन बार बार बनाएगा, हमारे अगेंस्ट बनाएगा, तो उससे जो है एक पॉलिटिकल ऑर्डर, एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी देश में, है ना। तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नाउ ये जो दो रीजंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। ये जो दो हमने अभी रीजंस पढ़े, ये है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन वो रीजन होते हैं जो फैक्ट के बेसिस पे होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब एक रीजन होता है उसके पीछे, एक फैक्ट होता है, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो हम लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, फैक्ट्स के बेसिस पे पावर शेयरिंग डिजायरेबल है ना। अगर आप मेहनत करोगे 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब दिस इज प्रूडेंशियल, इसलिए मेहनत करो जिससे मार्क्स अच्छे आए, है ना। तो ये प्रूडेंशियल रीजन है व्हाई यू शुड वर्क हार्ड, समझ लो। फिर हम आते हैं मॉरल रीजन पे। मॉरल रीजन क्या होता है? आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत अपने में एक अच्छी चीज है, ये एक मॉरल रीजन हुआ, है ना। मतलब ये प्रूडेंट नहीं है, ये हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज मॉरली गुड, है ना। यू शुड बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो सामने वाला भी आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। ये प्रूडेंशियल रीजन है कि भैया अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो सामने वाला भी आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा। पर मॉरल रीजन क्या है? आप ऑनेस्ट हो क्योंकि ऑनेस्टी अपने में ही एक बहुत अच्छी चीज है ना। चाहे सामने वाला ऑनेस्ट हो ना हो, पर ऑनेस्टी आपको दिखानी चाहिए क्योंकि अपने में अच्छी चीज है, समझ रहे हो। तो पावर शेयरिंग का मॉरल रीजन क्या है कि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि सारे लोगों में, सिटीजन्स में पावर होनी चाहिए टू चूज देयर लीडर्स, कि सबके पास एक पावर होनी चाहिए टू मेक देयर डिसीजन, तो मतलब दैट कैन ओनली हैपन इफ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कम्युनिटीज। तो डेमोक्रेसी की आत्मा जो है ना वो पावर शेयरिंग है। अभी आत्मा की बात आ गई तो मॉरल रीजन हुआ ना कि भाई क्योंकि वो उसकी आत्मा है इसलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर, अच्छा बस यही, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद डिफरेंट पीपल एंड, मतलब इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयर करेंगे तभी एक अच्छी डेमोक्रेसी बनेगी। फिर उससे रिलेटेड ये दूसरा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में एक सही सरकार, एक लेजिटिमेट, एक जायज सरकार तभी बनती है जब लोग उसको जो है चूज करते हैं, जब लोगों को लगेगा कि भैया हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं, right? So that is the moral reason of why power sharing is essential. Prudence जैसे इसमें लिखा है, it is on the basis of gain and loss. यार हमको सच बोलना चाहिए क्योंकि अगर झूठ बोल दिया तो पापा, और पकड़े गए तो पापा जो है वे बहुत पीटेंगे। प्रूडेंशियल रीजन। मॉरल रीजन, हमें सच बोलना चाहिए क्योंकि मम्मी पापा से झूठ बोलना सही नहीं है। इट इज अ मॉरल रीजन। आई होप आप समझ गए, है ना। चलो, हमें पढ़ना चाहिए जिससे मार्क्स आए, क्योंकि नहीं पढ़ा तो मम्मी पापा बहुत लात मारेंगे, जूता मारेंगे। प्रूडेंशियल रीजन, हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ाई करने से हम खुद अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चीज है। मॉरल रीजन, गॉट इट।
चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडिया बिहाइंड पावर शेयरिंग। नाउ गाइस, पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से नहीं था पहले, बल्कि लोगों को ये लगता था कि अगर एक इंसान पूरे देश को अपने मुट्ठी में रखे तो देश और आगे बढ़ेगा। बहुत बार अभी भी लोग कहते हैं कि यार एक इंसान रूल करे ना, बस मोदी जी अगर हमें रूल करे तो अच्छा है। डेमोक्रेसी की वजह से, पावर शेयरिंग की वजह से सब कुछ बड़ा स्लो हो जाता है। बट नाउ इट हैज बीन रियलाइज्ड इतने एक्सपीरियंस के साथ कि ये सच नहीं है ना। जब पावर शेयर करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, पावर शेयर करते हैं तो जो डिसीजंस आते हैं वो ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। पावर जो है एक इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, राइट। Everyone has a voice in shaping of public policy, right? So this is the concept behind power sharing. It is very important. अब हम आते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर करें तो भाई किसके साथ शेयर की जाए पावर, है ना। तो गाइस, पावर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है। वन इज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स क्या होता है, जैसे हमारी स्मेल, नाक, कान, है ना, इनके बिना टंग, इनके बिना हम जी नहीं सकते। वैसे ही सरकार के 3 ऑर्गन्स है जिसके बिना सरकार चल नहीं सकती। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जल्दी से रिवाइज करेंगे। लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है जो लॉ बनाती है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो है आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो सरकार है, मोदी जी है, गवर्नमेंट है, आपकी जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये सब एग्जीक्यूटिव में आती है। ये इम्प्लीमेंट करती है। अगर लॉ बन रहा है कि सबको सीट बेल्ट पहनना है, तो अगर सीट बेल्ट नहीं पहना तो कितना फाइन होना चाहिए, कौन वो फाइन लगाएगा, वो सब एग्जीक्यूटिव है। एंड जुडिशरी क्या है, जुडिशरी जो है जजमेंट देती है। जे फॉर जजमेंट, जे फॉर जुडिशरी। अगर कोई लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो भाई जुडिशरी इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अगर एग्जीक्यूटिव जो है, जैसे लॉ बोलेगा कि अगर सीट बेल्ट लगाई तो 10 रुपए का फाइन है, पर जो एग्जीक्यूटिव है लो तो गोली मारने पे उतर आई, तो उसमें जुडिशरी जज करेगा। तो जुडिशरी का अपना रोल है। तो पावर जो है शेयर की गई है तीनों ऑर्गन्स के साथ, तीनों की अलग पावर है, तीनों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्यों जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर? नाउ गाइस, सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है जिससे कि एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो हमारी सरकार है वो जो मन चाहे करती रहे, कोई भी लॉ बनाए, कोई भी लॉ एग्जीक्यूट हो, कहीं भी घर में घुस के लोगों को गोलियां मार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, है ना। तो दैट इज वाई पावर इज प्रॉपर्ली डिवाइडेड। जैसे अगर लेजिस्लेचर कुछ नॉटी चीजें कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कुछ नॉटी चीजें कर रहा है, तो जुडिशरी जो है उनको रोक पाए, राइट। Each organ should be a check on the other. एक बैलेंस ऑफ पावर है। अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहा है, जुडिशरी बीच में आएगी। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहा है, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, तो पार्लियामेंट में बात उठ जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो लेजिस्लेचर आती है। तो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। चेक हो रहा है, एक दूसरे पे चेक कर रहे हैं और एक बैलेंस रख रहे हैं हमारी सरकार की। किसी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, जो एग्जीक्यूटिव है उसको चेक करता है हमारा लेजिस्लेचर, है ना। चाहे तो पार्लियामेंट सरकार गिरा दे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को वो जुडिशरी जो है वो कंट्रोल करता है। तो दैट इज हाउ वी हैव। अच्छा, जजेस का अपॉइंटमेंट भी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव करता है थ्रू अ डिफरेंट मेथड्स। तो जुडिशरी भी चेक में रहती है। क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे, दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, जहां पर पावर शेयर की जाती है बिटवीन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आता है आपका म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज, ठीक है। दैट इज हाउ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। नाउ अच्छा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ, तो गाइज एज आई सेड, अलग अलग देश का अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो पावर शेयरिंग बहुत अच्छी तरह है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, जिसके बारे में हम फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इंफीरियर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट वर्टिकल्स। वी विल स्टडी मोर इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स।
थर्ड है हाउ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम की बात करें तो वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट था, याद है, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग लोगों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की सरकार थी और वो डिस्कस करती थी कि लैंग्वेज पे क्या लॉ बनेगा, कम्युनिटी पे क्या लॉ बनेगा, एजुकेशन पे क्या लॉ बनेगा। दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इंडिया की अगर हम बात करें तो वी ऑल्सो डिवाइड पावर थ्रू रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि लोअर कास्ट जो है उन पर काफ़ी सालों तक पावर नहीं थी, उनसे लैंड छीना जाता था, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी। सो नाउ पावर इज शेयर्ड इन अ वे कि मतलब दे आर गिवन दिस रिजर्वेशन सो दैट उन पॉलिटिक्स में आ पाए, एजुकेशन में आ पाए, है ना। दैट इज हाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन इंडिया। या फिर वुमेन और वीकर सेक्शंस के लिए अगर कुछ प्रोविजंस हम निकाल रहे हैं जिससे उनको ज्यादा पावर मिले, पावर शेयरिंग, राइट। लोकल गवर्नमेंट में 1/3 ऑफ द सीट्स, 33% ऑफ द सीट्स जो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, व्हाट इज दैट? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। तो सरकार में जो पावर होती है वो ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, वर्टिकल्स में डिवाइडेड होती है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, राइट। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? नाउ गाइस, हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी में जो है हम लोग अलग अलग पार्टी जो है इलेक्शंस में खड़े होते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, है ना। और इस कंपटीशन के वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का कंपटीशन इज गुड बिकॉज दैट एंश्योर्स कि एक पार्टी पे बहुत ज्यादा पावर ना हो। आज की अगर हम लोग बात करें तो आप लेट्स से कि आप इलेक्शंस में देने जाते हो तो अगर एक ही पार्टी खड़ी होती तो फिर सारी पावर उसके हाथ में है, क्योंकि आपको मतलब यू हैव टू चूज वन ऑफ देयर कैंडिडेट्स। बट अगर आज 10 पार्टीज खड़ी और 10 की 10 पार्टीज अच्छी है, दैट गिव्स चॉइस टू वोटर्स कि जो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनको बेस्ट पॉलिसीज दे रहा है, आप उनको वोट कर रहे हो। तो इन दैट वे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है पावर शेयर की जाती है। आज सिर्फ एक पार्टी पे सारी पावर नहीं है, और सब पार्टीज के पास भी पावर है क्योंकि कल को वो सरकार बना सकती है। तो इट इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। कभी कभी जब एक सरकार या फिर जब एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो वो पॉलिटिकल पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर क्या कहते गठबंधन करके जो है सरकार बनाती है, कोalition गवर्नमेंट बनाती है। क्लियर? ऑलराइट, नाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो। नाउ गाइस, सरकार आइसोलेशन में काम नहीं करती। ये नहीं कि भैया सरकार हमने चुन ली तो भाई रूम में जाके लॉ बना रहे हैं और बस सो रहे हैं, है ना। आज लेट्स से सरकार कोई लॉ बनाता है, कोई काम कर रहा है, तो बहुत बार ग्रुप्स बनते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं जो सरकार पे प्रेशर डालती है कि भैया इस बात पे लॉ बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल यू नो दिस लॉ जो हम लोग सीट बेल्ट वाली करते हैं, राइट, बहुत टाइम तक थी नहीं देश में। तो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था इन विच वन ऑफ द मिनिस्टर्स वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, एंड दैट इज when people came together and put pressure on the government कि इस टॉपिक पे हमें लॉ चाहिए। तो एक तरीके से प्रेशर ग्रुप्स के पास भी पावर है कि वो गवर्नमेंट को और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पा रही है, राइट। Alright, so guys that is one example। प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सब पावर शेयरिंग के तरीके हैं कि पावर एक इंसान पे नहीं जुटे, हम सब जो सोसाइटी में जो है काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, ग्रुप में आके जो है प्रेशर डाल रहे हैं, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल। एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पावर शेयरिंग ना हो ना तो आप हमेशा मतलब एक स्टेबल सरकार कभी नहीं रहेगी, एक स्टेबल कंट्री कभी नहीं रहेगा, right? Alright, so guys that is it। स्वाहा हो गया चैप्टर का। Let's quickly look at homework questions। Oh, before we end guys, in the next class we are going to do NCERT questions of the chapter, we are going to do in-text questions of the chapter, we are going to do assertion reasoning questions of the chapter, and we are going to finish all the picture based questions of the chapter। Hello everyone, this is your master teacher सुरभि गुप्ता from वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो guys welcome to today's session where we are going to be completing the chapter power sharing, जो civics का चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को खत्म किया। आज के सेशन में हम लोग इस चैप्टर के पीछे के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। बीच में जो आपके क्वेश्चंस नहीं आते पिक्चर्स के साथ, उन क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। बिकॉज याद रखना इस बार क्लास 10 में 50% कॉम्पिटेंसी
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एंड वो क्वेश्चन जो है मार्स या जुपिटर से नहीं लाने वाला सीबीएसई, आपके एनसीईआरटी से ही लाने वाला है। तो बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट बुक के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन सिखाते हैं। तो उन क्वेश्चंस के जवाब भी आज हम करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स वी क्विज भी होगा, सो दैट वी कैन सी हाउ वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर। तो लाइव वी क्विज होगा, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू डू द वी क्विज एज वेल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, एज आई टोल्ड यू बिफोर, अगर आप एसएसटी साल के शुरुआत से पढ़ोगे, सिर्फ हर दिन भी नहीं, हफ्ते के 4 या 5 दिन मुझे अपने 20 से 25 मिनट दोगे, आई प्रॉमिस यू दैट बाय द टाइम वी कम टू योर मिड टर्म, बाय द टाइम वी एंटर योर जुलाई एंड अगस्त, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा एसएसटी के सिलेबस में कि आप कहोगे यार क्लास 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम। ये मैं चाहती हूँ सुनना कि मैम क्लास 10 एसएसटी का मतलब सुरभि मैम की पढ़ाई, क्लास सुरभि मैम की कक्षा ही है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू वॉच द क्लासेस, राइट। मैम बच्चा पीडीएफ, आई एम सो सॉरी मैं अभी तक नहीं डाल पाई, पीडीएफ में टेलीग्राम में पक्का डाल दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जब डिटेल एक्सप्लेनेशन आता है तब डाल दूंगी। हाँ बेटा वी क्विज भी होगा, वी क्विज भी होगा। जो बच्चे इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हैं, जो बच्चे इसका रिप्ले देख रहे हैं, पहले अपने आप से प्रश्न करो कि लाइव क्यों नहीं देखा आपने, अगली बार प्लीज आ जाना लाइव सेशन में, है ना। एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो ऑन 1.25x और 1.5x अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगती है तो, ठीक है। मैम मुझे एसएसटी में 73 मिला आउट ऑफ 80, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बेटा अभी हमने फेडरलिज्म चैप्टर शुरू नहीं किया है, ठीक है। चलो लेट अस बिगिन द मोस्ट, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग। बट इसमें एक मीम डाल रखा है मैंने कि ह्यूमन बींग्स के पास, जो सिटीजन्स होता है देश के पास, उनके पास कितनी पावर है ना। यह कभी कभी हमको भी नहीं पता चलता। तो चलो शुरू करते हैं, ऐसे ही था वो फन के लिए। थैंक यू कृष्णा, सो स्वीट, थैंक यू, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ मी। ये कहने की बात है, मेरा काम है पढ़ाना, पर आप मुझसे पढ़े, दिस इज माई प्रिविलेज कि यू हैव चोजन मी एज योर एसएसटी टीचर, सो थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पावर शेयरिंग के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो गाइज आप लोग जल्दी जल्दी मुझे जवाब दोगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपका लिखा है लेट अस रिवाइज करके, टेक्स्ट बुक के बीच बीच में इस तरीके से लेट अस रिवाइज लिखा है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आप कहते हो कि मैम कहाँ से आएंगे, कैसे करेंगे? बेटा एनसीईआरटी में पहले से दे रखे हैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपको एनसीईआरटी को बस चार्ट डालनी है ना। एंड आई विल बी देयर विद यू एज वी आर कंप्लीटली चार्टोफाइंग द एनसीईआरटी। चार्टोफाइंग, ओशन मैम सुन रही है तो बेचारी हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। तो गाइज यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं पावर शेयरिंग के। आपको बताना है चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में कि पावर किन किन के बीच में शेयर हो रही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। द बॉम्बे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब जुडिशरी, ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव? जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में, ऐसे बस मार्क कर लो। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव? एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव, है ना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि 2000 बच्चों के लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करो मुंबई में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पावर इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। पावर शेयर की जा रही है हॉरिजॉन्टली, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके बीच में यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको रियल लाइफ सिचुएशन देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी में ही है ना। दूसरा क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट इन कैनेडा। तो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट इन कैनेडा मतलब एग्जीक्यूटिव has agreed to a land claim settlement with the aboriginal community। तो aboriginal community क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये कोई सोशल ग्रुप है। अब लेटर से आपको एब्रोजिनल का मीनिंग ही नहीं पता, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है सरकार नहीं है, कोई कम्युनिटी है तो सोशल ग्रुप ही होगा। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि मतलब यहाँ मिनिस्टर ने कहा कि एब्रोजिनल पीपल का कोऑपरेशन हमको चाहिए किसी काम के लिए। तो यहाँ पावर शेयर हो रही है बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द एग्जीक्यूटिव
एंड द सोशल ग्रुप। क्लियर? ऑलराइट, अगला, रशिया's two influential political parties, the Union of Right Forces and the Liberal Yabloko movement है ये, ठीक है, agreed to unite their organizations into a strong right wing coalition। तो यहाँ दिख रहे हैं कि दो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज है, तो यहाँ पर पावर इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जब कोalition गठबंधन बनाते हैं सो दैट वो सरकार में नियुक्त हो पाए, सो दैट उनको इलेक्ट करे लोग, उसको भी हम बोलते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल सही बात, पढ़ाई कर लो। यहाँ कुछ बच्चे बकवास लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, फिर यही बच्चे एंड में बोलते हैं मैम कंपार्टमेंट आ गया, क्या करें, है ना, 20 मिनट ही तो मांग रही हूँ। चलो, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स इन नाइजीरिया गॉट टुगेदर एंड डिमांडेड दैट फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम। दे वांटेड द फॉर्मूला बाय विच द रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट ऊपर होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्लियर? यस, सिंपल। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, गुड कृष्णा। अब अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड। शेयर, जब हम पावर शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब होता है कि हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास चॉकलेट है और वो उसको आधा करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चॉकलेट मेरे पास कम भी तो हो रही है ना। देन व्हाई डू वी स्टार्ट, मतलब ये कह रहे हैं कि इज दिस ट्रू, व्हेन वी शेयर पावर वी आर डिवाइडिंग पावर। क्या बोलोगे आप? व्हाट विल यू आंसर? हाँ बेटा, मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी एसएसटी में। तो आप बोलोगे एग्जैक्टली, आप कहोगे ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन वी शेयर पावर, पावर डज नॉट गेट रेड्यूस्ड। पावर डिवाइड होती है बट इट डज नॉट वीकन द कंट्री, इट डज नॉट वीकन द कंट्री, बल्कि इट स्ट्रेंथन्स द कंट्री। हाँ, अगर मेरा आप मुझसे कह रहे हो चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो, और मैंने आपको अपनी चॉकलेट दे दी, हाँ चॉकलेट अब मेरे पास कम है, लेकिन अब हम दोनों साथ में साथ हाथ डाल के दोस्ती से आगे बढ़ सकते हैं, है ना, तुम्हारी दोस्ती के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ही इवन दो पावर जब हम शेयर करते हैं तो पावर डिवाइड हो जाती है, पर उससे कंट्री जो है स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता देश में, लोग कोऑपरेशन और एकोमोडेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होती है ना। बिल्कुल सही बात। इट्स रेड्यूसिंग, रेड्यूस मतलब रेड्यूस नहीं बोल सकते, पावर डिवाइड जरूर होती है, राइट। कुल्लू सर है पर वो घर नहीं गए, बोल तो रहते घर जाएंगे, ठीक है। तो इट एंश्योर्स कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सरकार में पार्ट ले वगैरह। मैम मेरे टेस्ट है पावर शेयरिंग का, कोई अच्छे मार्क्स लाने का तरीका बता दो। बेटा 2 सेशंस निकाल दिए हैं पावर शेयरिंग के, वो 1.5x में देख लो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, फुल मार्क्स आएंगे, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ। और ओवरऑल आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट्स रॉन्ग इफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स। क्या प्रॉब्लम है अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करती है? इफ द सिन्हालास डोंट रूल इन श्रीलंका, हु एल्स विल रूल। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि गलत क्या है, जो लोग मेजॉरिटी में है उनको रूल करना चाहिए। अब सिन्हालीज जो मेजॉरिटी में है वो मतलब दे शुड रूल ना, इसमें गलत क्या है? अच्छा, आप कहोगे नो पावर शेयरिंग, माइनॉरिटी को पावर नहीं मिलता। ऑल राइट, एनी अदर थिंग? बेटा और कोई पार्ट नहीं होगा, इस पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो तो गाइस लेट मी गिव यू अ ट्रिक क्वेश्चन। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ रूल ऑफ द मेजॉरिटी। रूल ऑफ द मेजॉरिटी है ना, अभी इलेक्शंस हुए है ना, 85% जो है या फिर लेट्स से इवन 65% जो है सुरभि पार्टी को वोट्स मिले, तो आज सुरभि पार्टी सरकार बना रही है। तो एक तरीके से जो 65% ऑफ लोग हैं उनकी बात मानी जा रही है, उसी की सरकार बन रही है ना। तो डेमोक्रेसी भी रूल ऑफ मेजॉरिटी है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अगर सिन्हालीज मेजॉरिटी में है तो उनको रूल करना चाहिए, डेमोक्रेसी भी तो रूल ऑफ द मेजॉरिटी है।
ट्रिक क्वेश्चन कर दिया, अब क्या करोगे? अब दे पाओगे आंसर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि श्रीलंका में जब सिन्हालीज डिसीजन ले रहे तो एक कम्युनिटी, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, वो कह रहे हैं हम ही डिसीजन लेंगे, वो कह रहे हैं हम माइनॉरिटी की बात ही नहीं सुनेंगे, है ना। पर डेमोक्रेसी में जब रूल ऑफ द मेजॉरिटी होता है तो ऐसा एक कम्युनिटी को हम लोग पूरा पावर नहीं देते, मेजॉरिटी कोई भी हो सकता है, राइट? क्लियर? यहाँ पर पीपल, डेमोक्रेसी में पीपल हैव अ चांस टू चूज द लीडर दैट दे वांट। यहाँ पर पीपल डोंट हैव अ चांस, क्योंकि मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया है कि हम ही रूल करेंगे। क्लियर? थैंक यू संयोग। आप भी पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आ जाओ बेटा, 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के थप्पड़ लगेंगे अभी तो। चलो अगला क्वेश्चन, वापस से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में पहले से है, कहीं और झांकने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्वेश्चन है कि अनेट एक लड़की है, शी स्टडीज इन डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम के ऊपरी भाग में वो डच मीडियम में पढ़ती है, पर वो खुद क्या है? वो फ्रेंच स्पीकिंग है, शी इज फ्रेंच स्पीकिंग। अब वो और उसके कुछ दोस्त जो फ्रेंच स्पीकिंग है, वो चाहते हैं कि स्कूल जो है फ्रेंच मीडियम हो, कि स्कूल में फ्रेंच मीडियम से भी पढ़ाई कराई जाए। ठीक है? डू यू थिंक बेल्जियम में शी विल बी एबल टू गेट दिस डन? मैम 2 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि रिजल्ट के बारे में बातें हो रही थी। यस, शी विल बी एबल टू डू गेट दिस डन इन बेल्जियम। वाई यस? क्योंकि पता है आपको आंसर, क्योंकि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम की एक चीज है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि हर लैंग्वेज का, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, तीनों कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, सरकार बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं इश्यूज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, राइट? तो अगर वो ये इशू जो है उस सरकार पे ले जाए, उस कम्युनिटी गवर्नमेंट पे ले जाए, तो शायद उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। शी विल बी एबल टू गेट अ गुड रिस्पॉन्स। बट ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन है कि सेल्वी एक श्रीलंका के स्कूल में पढ़ाई करती है, एंड यहाँ पर उसके ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल। डू यू थिंक श्रीलंका में वो स्कूल को तमिल मीडियम बना पाएगी? यस बेटा, कल यूनिट टेस्ट है तो पढ़ाई कर लो। नहीं, यहां पर वो नहीं बना पाएगी, क्योंकि तमिल जो है इट इज नॉट द क्योंकि श्रीलंका में सिन्हालीज मेजॉरिटी में है, वहां पर मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो होता है। आप लिखोगे ये टर्म्स नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा, अंडा, फिर उसको ऑमलेट बनाना, है ना। वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, राइट? तो मेजॉरिटेरियनिज्म है श्रीलंका में, तो सिन्हालीज ने अपना सुपीरियॉरिटी वहां दिखा रखा है। सिन्हालीज लैंग्वेज ही लोगों को पढ़ना है, इसीलिए इवन इफ शी वांट्स शी कैन नॉट अप्रोच एनीवन टू कन्वर्ट हर स्कूल इनटू तमिल मीडियम। क्लियर? ऐसे ही एग पक जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात। चलो, अब आपकी बुक में ये फोटो दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर 2 लीडर्स है, ध्यान से देखना, वीक क्विज में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर आपका दे रखा है जॉर्ज बुश। कौन है ये? जॉर्ज बुश। बुश मतलब झाड़ी, जॉर्ज नाम है उनका, जॉर्ज झाड़ी, जॉर्ज बुश। और ये है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो है रशिया के प्रेसिडेंट। दोनों जो है घोड़ा चला रहे हैं और घोड़ों का नाम है डेमोक्रेसी। अब क्या दिखाया जा रहा है इस फोटो के थ्रू? आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, क्यों? मैंने तो पढ़ा दिया, पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी का जो घोड़ा है उसको पसीने आ रहे हैं। क्यों पसीने आ रहे हैं? क्योंकि दोनों ने डेमोक्रेसी को बहुत टाइटली होल्ड किया है। तो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि अगर आप जो हो पावर शेयर ना करो, है ना, अगर आप रेन्स ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रांगली पकड़ो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करो अपने ही हाथों में, राइट, तो उससे क्या होगा? उससे रिलेशनशिप बिटवीन पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी, है ना, खराब होगा।
समझ गए? मतलब आज डेमोक्रेसी अच्छी चल पा रही है क्योंकि सरकार पावर शेयर कर रही है विद द पीपल, विद स्टेट गवर्नमेंट, यू नो, विद 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट वहीं जब ये 2 लीडर्स तेज से अपने हाथ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी खराब हो रही है। क्लियर? क्लियर? यस? तो गाइज आपको वैसे मैं दे भी दूंगी पीडीएफ, ठीक है, बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, इट इज अबाउट शेयरिंग पावर विद द पीपल। लोग जो है लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, लोगों के पास पावर है ये कि आज अगर वो सरकार नहीं चाहती तो अगली बार किसी और को सरकार की तरह चूज करेगी, इलेक्ट करेगी। बट अगर पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है कुछ लोगों के हाथ में तो डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, जिसमें पावर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ रिच लोग और कुछ मिलिट्री वाले लोगों पे, या फिर अगर हम इराक की बात करें, है ना, या ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, राइट? क्लियर? हाँ, थैंक यू दिव्यांशु, अकलमंद बच्चा जो टॉप करने वाला है आ गया है सेशन में। आंसर बता दो, इतनी अकल है तो आंसर बता दो। चलो, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? आंसर पता आता तो है नहीं, है ना बेचारे। मतलब मुझे माँ बाप के लिए बुरा लगता है। आप लोग तो चलो क्या ही कमाओगे लाइफ में, बट बेचारे माँ बाप कितना पालेंगे आपको। चलो आ जाओ। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? क्या बोलोगे इसका आंसर? 3 तरीके के डिफरेंट पावर शेयरिंग फॉर्म्स है। गाइस फोकस ऑन द क्लास, इग्नोर ये ना कंपटीशन से आते हैं और जलते हैं हम लोगों से। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वेरी गुड। पावर जो है शेयर होता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। अगर समझ नहीं आ रहा गाइज, मैंने इस पे पूरा एक सेशन कर लिया है ना। प्रेशर ग्रुप्स के बीच में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात। यस बेटा, देयर विल बी अ क्विज। यस, देयर विल बी अ क्विज, है ना। सो बिटवीन वर्टिकल शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे बेल्जियम में था डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में पावर शेयर्ड थी। या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है, जैसे अगर आज जो है कोalition बन रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने बीच में पावर शेयर कर रही है और तब सरकार बना रही है। प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी होता है। आज अगर कोई हम लोग वुमेन्स ग्रुप बना ले और हम सरकार से कुछ मांग रहे हैं और सरकार ने हमारी बात सुन ली तो पावर शेयर ही तो हुआ, right? So these are the different ways in which power can be shared. Anita, there is nothing like pressure government. प्रेशर ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लॉ चाहते हो, आप चाहते हो कि एक ऐसा लॉ बने जिसमें गाड़ी में सब लोग सीट बेल्ट पहने, आपने एक ग्रुप बनाया, आप प्रेशर डाल रहे हो सरकार पे, तो यू विल बी कॉल्ड अ प्रेशर ग्रुप। नहीं बेटा, इट विल स्टार्ट नाउ ओनली। देखेंगे, ठीक है। State one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from the Indian context. एक prudential reason और एक moral reason बताओ, क्या बोलोगे? You can't wait for the week quiz but you can't answer this simple question. होता है 1 मार्कर इजी लगते हैं। देखेंगे, आज का वीक क्विज टफ है। प्रूडेंशियल क्या होता है? प्रूडेंशियल होता है मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमको सच बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, सामने वाला जो है हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। दैट इज अ प्रूडेंशियल रीजन वाई वी शुड नॉट लाई। मॉरल रीजन क्या है वाई वी शुड नॉट लाई? बिकॉज टेलिंग अ लाई इज बैड। मॉरली टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना गलत बात है, इसको मॉरल रीजन बोलते हैं। तो पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन क्या होगा? पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन है कि अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोग आपस में अपना सर फोड़ लेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो जो नेशन की यूनिटी है वो अंडरमाइन होगी, वो स्ट्रांग नहीं रहेगी। जैसे श्रीलंका में हुआ, है ना। श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुआ तो इसलिए वहां पर सिविल वॉर हुई। तो आप इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो कि इंडिया में हम लोग जो है पावर शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। जैसे कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज है, माइनॉरिटीज है, उनके साथ हम पावर शेयर करते हैं थ्रू रिजर्वेशन। क्लियर?
दूसरा फिर आया आपका मॉरल रीजन। मॉरल रीजन में आप कहोगे कि पावर शेयरिंग जरूरी है क्योंकि वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है। डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि लोगों के पास, सिटीजन्स के पास पावर है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर सरकार जो है सिटीजन्स के साथ पावर शेयर करती है। इट इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। इनहेरेंटली पावर शेयरिंग एक अच्छी बात है। अपनी चॉकलेट को शेयर करना अच्छी बात है, कोई ये नहीं कहेगा आप चॉकलेट शेयर मत करो, बुरी बात है ना। तो वैसे ही पावर को शेयर करना इनहेरेंटली अपने आप में ही एक अच्छी बात है, एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र के लिए। क्लियर? यस। चलो आफ्टर, अच्छा अब आए हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। जल्दी से मुझे आंसर बता दो। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, 3 बच्चे थे जो टाइम वेस्ट करने की जगह चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला पावर शेयरिंग के बारे में 3 स्टेटमेंट्स। थॉमन ने बोला कि पावर शेयरिंग जरूरी है ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन, मतलब उन्हीं समाज में पावर शेयरिंग जरूरी है जहां डिविजन्स होते हैं। मथाई ने बोला दैट पावर शेयरिंग इज सूटेबल फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स, कि पावर शेयरिंग ऐसे कंट्रीज में जरूरी है जहां रीजनल डिफरेंसेस होते हैं। ओसेफ ने बोला एवरी सोसाइटी नीड्स अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इट हैज स्मॉल और नो सोशल डिफरेंसेस। तीनों में से कौन सा बच्चा है, ए, बी या सी, जो सही बोल रहा है पावर शेयरिंग के बारे में? थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि नो मैटर आपका देश कितना बड़ा है, कितने उसमें डिफरेंसेस है, किस टाइप की डाइवर्सिटी है, चॉकलेट शेयर करना और पावर शेयर करना दोनों ही जरूरी है, दोनों ही समाज के लिए अच्छे हैं। क्लियर? सिंपल। चलो अगला, द मेयर ऑफ मर्स्टम, अ टाउन नियर ब्रसेल्स इन बेल्जियम, हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल। मतलब मेयर ने बोला कि हमने अपने टाउन में फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग जो है डच लैंग्वेज सीखे, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी डच वाले हैं, तो फ्रेंच जो है बैन कर दिया और सबको जो है डच सीखनी पड़ेगी। डू यू थिंक दिस मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? क्या बताओगे? क्या वो सही कर रहे हैं? अंशन वंश त्यागी यहाँ पर है, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सही कर रहे हैं? क्योंकि बेल्जियम में एकोमोडेशन फॉलो किया जाता है। बेल्जियम में जो है एक तरीके से ये किया जाता है, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, बेल्जियम में जो है बोथ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो जो मेयर कर रहे हैं वो गलत है, वो मेजॉरिटेरियनिज्म है, वो एकोमोडेशन नहीं है। सो सिंपल है ना। बच्चा बताती हूँ, आदित्य बताती हूँ, ठीक है। अच्छा अब आप पे आया केस बेस्ड क्वेश्चन। तो गाइस एक्चुअली एनसीईआरटी में जो आपको क्वेश्चंस दे रखे ना, अगर आप सिर्फ वो करके जाते हो, मैं आपको एक ऑनेस्ट ट्रूथ बताती हूँ, हम लास्ट में 100 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चंस, 5000 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स सब करेंगे, है ना। बट जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, अगर आप सिर्फ वो करके भी जाते हो तब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेक श्योर दैट यू डोंट नेग्लेक्ट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। चलो वी नीड टू गिव, इसमें लिखा है कि प्रूडेंशियल रीजन बताओ वाई पावर शेयरिंग इज गुड। प्रूडेंशियल मतलब एक प्रॉपर फैक्चुअल रीजन। तो यहाँ लिखा है कि हमें पावर देनी चाहिए पंचायत को टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी एंड द होप्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मॉरल रीजन है कि हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए क्योंकि गांधी जी का सपना था, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका सपना था, इसलिए हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए, राइट। दिस इज मॉरल रीजन। ओ माई गॉड, थैंक यू रेहाना, बट बेटा पैसा मत करो, पहले भी बोलती हूँ। पंचायती राज एस्टैब्लिशेस ट्रू डेमोक्रेसी, इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन, मतलब कह रहे पंचायती राज बहुत जरूरी है, वो लोगों के हाथ में पावर देता है। गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू reduce corruption and increase administrative efficiency. अगर हमने पावर शेयर की पंचायत के साथ तो करप्शन कम होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी. दिस इज अ प्रूडेंशियल रीजन. प्रूडेंशियल मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आप पावर शेयरिंग करोगे तो इससे ये होगा, आपको एक इम्पैक्ट बता रहा है पावर शेयरिंग का, है ना. तो दिस इज अ प्रूडेंशियल रीजन. क्लियर? यस, समझ आ गया. चलो अगला क्वेश्चन.
डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट इन फेवर और अगेंस्ट पावर शेयरिंग। इनमें से बताओ कौन सा इन फेवर है पावर शेयरिंग का और कौन सा अगेंस्ट है। यस पायल, करेक्ट। reduces conflict, पावर शेयरिंग reduces conflict between different communities। क्या ये सही बात है कि पावर शेयरिंग जो है कॉन्फ्लिक्ट कम करता है कम्युनिटीज के बीच में? यस, ट्रू और फॉल्स ये बता दो। यस, ट्रू है ना, पावर शेयरिंग डज रेड्यूस, हाँ फेवर में है, फेवर में है। डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्ररीनेस। अब ये आर्बिट्ररीनेस कौन सा ट्री है? आर्बिट्ररीनेस मतलब जब एक इंसान सारे डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो हूँ डिसीजन ले लूँ आज कि जो इन बच्चों के बाल जो है लाल कलर के हैं उनका सर काट दिया जाएगा, है ना, तो ये आर्बिट्ररी है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैंने रैंडमली क्योंकि मेरे पास पावर है डिसीजन बना लिया। तो जब पावर शेयर होता है तो ये नहीं होती, आर्बिट्ररीनेस नहीं होता। दैट इज ऑल्सो ट्रू। पावर शेयर होती है तो एक इंसान डिसीजन नहीं लेता, बहुत सारे इंसान अपना दिमाग साथ लाके डिसीजन बनाते हैं, राइट। डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब ये भी सही है बट इट इज नॉट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। नॉट इन फेवर मतलब सही बात है, जब हम पावर शेयर करते हैं और साथ में डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं हम ये, बट इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। ये अगेंस्ट पावर शेयरिंग का आर्ग्यूमेंट हो गया। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, पावर शेयरिंग एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, ये सही बात है, ट्रू। इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, हाँ भाई डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है। थैंक यू कुमकुम। इंक्रीजेज इंस्टेबिलिटी एंड डिविसिवनेस, पावर शेयरिंग से इंस्टेबिलिटी होता है, पावर शेयरिंग से जो है डिसाइसिव मतलब डिविजन होता है समाज में। फॉल्स भी है और नॉट इन फेवर भी है। इट इज फॉल्स ऑल्सो एंड नॉट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, सही नहीं है, राइट। प्रोमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे। यस, वेरी गुड, ट्रू। अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, अंडरमाइंस मतलब जो देश का यूनिटी है, यूनिटी को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, अखंडता, एनीवेज उसको अंडरमाइन करती है, उसको खराब करती है। दैट इज नॉट इन फेवर, फॉल्स भी है वैसे ये। तो ट्रू कौन कौन से है? ट्रू है ए, बी, डी और एफ। ए, बी, डी, एफ। So option A is the correct answer. समझ गए? Yes. All right. Consider the following statement about power sharing in Belgium and Sri Lanka. और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, तो बता दो। In Belgium, Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on minority French-speaking people. कैसा हुआ था? क्या बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोगों ने अपना अपना डोमिनेशन दिखाया था फ्रेंच स्पीकिंग लोगों पे? नो, दिस इज फॉल्स। चलो अगला। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट sought to ensure the dominance of the सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी। श्रीलंका में सिन्हालीज ने अपना डोमिनेशन, अपना दबदबा दिखाया था देश में, क्या ये सच है? यस, यही पढ़ा हमने, मेजोरिटेरियनिज्म है श्रीलंका में, ट्रू। द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। मतलब यहाँ पर तमिल्स ने डिमांड किया कि हमको भी तो सरकार में चांस दो। हाँ, ये भी सही है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। उन्होंने बोला था, उनकी जब बात नहीं मानी तब उन्होंने कहा कि हमको अलग इलम दो, अलग देश दो, पर पहले उन्होंने बोला था कि भैया फेडरल सिस्टम हो, हमें एक अलग लैंड दो, अलग गवर्नेंस दो, पहले उन्होंने ये मांगा था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल वन प्रिवेंटेड पॉसिबल डिविजन ऑफ अ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बेल्जियम सरकार ने सोचा कि यूनिटरी मतलब जब पावर जो है एक ही सरकार में होगी, नेशनल गवर्नमेंट में होगी, पर बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग तरीके की सरकार बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उसके वजह से ही देश जो है एकजुट रहा,
लिंग्विस्टिक लाइंस मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे देश जो है अलग अलग हिस्सों में नहीं बटा, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। तो व्हाट इज द आंसर? बी सी डी, ऑप्शन डी, है ना? यस बेटा पक्का आएगा अक्षरा, थोड़ा सा टाइम दो तो पक्का आएगा, ठीक है। अभी देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु आर ऑन दियर तेलुगु चेप्पू, तेलुगु वेरी लिटिल आई नो। चलो मैच A to B गाइज, ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी से बता दो गाइज, मेंटी आएगा, कर तो ले एनसीईआरटी क्वेश्चंस। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब अलग अलग ऑर्गन्स को दिया जाता है क्या बोलते हैं उसको? सेपरेशन ऑफ पावर, वी कॉल इट सेपरेशन ऑफ पावर। यस यस नहीं हाँ, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको हम लोग बोलते हैं पावर जो है सेपरेटेड है ना। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, इसको हम क्या बोलेंगे? फेडरल गवर्नमेंट। जब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होती है, इस वर्टिकल डिवीजन को हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे डच स्पीकिंग लोग, फ्रेंच स्पीकिंग लोग, जर्मन स्पीकिंग लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम में है, राइट। पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, कोalition, गठबंधन बोलते हैं उसको। तो आंसर क्या होगा? 1D, आंसर इज A, यस, राइट। ऑलराइट, ओके, वन मोर क्वेश्चन। कितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस? एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, इज दिस ट्रू और फॉल्स? अच्छा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या गलत किया क्या मैंने? बी डी सी ए बी, अच्छा सॉरी, बी, वन इज बी, टू इज डी, वन इज बी, टू इज डी। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गाइज ये गलती मत करना मेरी तरह कि यहाँ सही करके आए हो यहाँ गलत कर जाओ, इतना रोगे तो क्या ही होगा। चलो, दिस इज ट्रू। It helps to reduce the possibility of conflict between different social groups. True. अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम इसका क्या मतलब होता है? सोशल ग्रुप्स, पावर शेयर्ड बिटवीन सोशल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की अगर हम बात करें तो जब इंडिपेंडेंस हमको मिली थी तो पावर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी अपर कास्ट में। पार्लियामेंट की बात करो अगर तो 90% ऑफ द पीपल बिलोंग टू द अपर कास्ट, तो पावर शेयर नहीं हो रही थी ना, कॉन्सेंट्रेटेड थी अपर कास्ट के हाथों में। तो हमने पावर कैसे शेयर की? हमने माइनॉरिटीज को पावर दी थ्रू रिजर्वेशन, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर एग्जांपल, जिससे कि वो भी इलेक्ट हो, जिससे कि वो भी पार्लियामेंट का पार्ट बने। तो हम क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन देके पावर शेयर कर रहे हैं विद कम्युनिटीज दैट बिलोंग टू द लोअर कास्ट, दैट आर माइनॉरिटीज। क्लियर? इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। दिस इज वन एग्जाम्पल। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अरे क्या कर दिया मैंने? चलो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीक क्विज। वीक क्विज से पहले होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दे देती हूँ। 2 क्वेश्चंस है, दोनों लास्ट ईयर के पेपर से लिटरली कॉपी और पेस्ट किए हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, पॉज कर लेना वीडियो को, आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना। दूसरा स्टेटमेंट अगेन डायरेक्टली फ्रॉम दिस ईयर, इस साल जो पेपर आया है, कॉपी पेस्ट किया है मैंने। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, You have to tell me the answer in the comment section। सही आंसर जो होगा मैं पिन करूंगी द राइट आंसर, क्योंकि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है।